हेलो दोस्तों, आई एम गगन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th अकाउंट्स का सेकंड चैप्टर विच इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 2 है और फर्स्ट पार्ट में आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। लिंक आपको ऊपर टॉप राइट कॉर्नर और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो हम इसके 10 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे 11th टर्म से। हमारी 11th टर्म है रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स क्या है? नाम ही इसका सजेस्ट कर रहा है। रिसिप्ट्स का मतलब है कुछ ना कुछ रिसीव होगा। क्या रिसीव होगा? कोई अमाउंट। डेफिनेटली हम अकाउंट में फाइनेंशियल बातें ही करते हैं, यानी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। तो हमें कोई अमाउंट रिसीव होगा। वो अमाउंट कहां से रिसीव होगा? अमाउंट फ्रॉम सेलिंग ऑफ गुड्स और फ्रॉम सेलिंग ऑफ एसेट्स। देखिए, रिसिप्ट्स का मतलब है कोई भी अमाउंट रिसीव होना, चाहे वो अमाउंट आपको अपने बिजनेस में जिसमें आप डील करते हो वो गुड्स रिसीव बेच के रिसीव हो, या फिर आपने कोई अपनी एसेट बेच दी हो वहां से रिसीव हुआ हो। कहीं से भी अमाउंट रिसीव हो, उस अमाउंट रिसीव्ड को बोला जाएगा रिसिप्ट। देखो, यहां पर सिर्फ और सिर्फ रिसीव्ड नहीं है, यहां पर हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज है कि अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, ये क्या चीज है? रिसीवेबल, या तो आपको अमाउंट रिसीव हो गया या फिर होने वाला है, यानी आपने कोई काम कर दिया जिसके लिए आपको अमाउंट रिसीव होने वाला है। सो अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेलिंग ऑफ गुड्स और फ्रॉम सेलिंग ऑफ एसेट्स इज योर रिसिप्ट्स। ठीक है, रिसिप्ट्स का मीनिंग बहुत आसान था। अमाउंट रिसीव हो सेलिंग ऑफ गुड से या फिर सेलिंग ऑफ एसेट से या फिर जो भी अदर सोर्सेज होंगे वहां से। रिसीव्ड हो या रिसीवेबल हो, हम उसको टोटल हम बोल देंगे कि वो हमें रिसीव्ड हो गया, रिसिप्ट हो गई है हमारी। रिसिप्ट को फिर से फर्दर क्लासिफाई किया गया, यानी रिसिप्ट्स को दो पार्ट्स में बांटा गया। बोला गया कि एक है हमारे पास कैपिटल रिसिप्ट और एक है हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट। जो हमारी कैपिटल रिसिप्ट है ये भी अमाउंट रिसीव्ड है, जो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट है ये भी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, ये भी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। रिसीवेबल का मतलब है जो भी रिसीव नहीं हुआ बट हमारी ऑब्लिगेशन बन चुकी है, हमारा हक बन चुका है कि हम इस अमाउंट को रिसीव करेंगे। तो कैपिटल रिसिप्ट का क्या मतलब है और रेवेन्यू रिसिप्ट का क्या मतलब है? क्लासिफाई क्यों किया गया अलग अलग? कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब है वो वाली रिसिप्ट्स जो बिजनेस को रेगुलर बेसिस पे नहीं होती, कभी कभी होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फ्रॉम सेलिंग ऑफ एसेट्स, सेलिंग ऑफ ओल्ड एसेट्स। बिजनेस ने अपनी कोई पुरानी एसेट पड़ी थी उसको बेच दिया। क्या बिजनेस का काम है अपनी पुरानी एसेट्स को बेचना? बिल्कुल नहीं। बिजनेस अगर कोई एसेट खराब हो गई तो उसको बेच दिया, जिसके बेचने की वजह से पैसा आ गया। तो ये जो पैसा ये कभी कभी रिसीव होगा, तो ये कभी कभी रिसीव होने वाला पैसा जो है वो कैपिटल रिसिप्ट बोला जाता है, यानी नॉन रेकरिंग नेचर। इसका कीवर्ड है कि नॉन रेकरिंग नेचर का जो अमाउंट रिसीव होगा उसको बोला जाएगा कैपिटल रिसिप्ट। और इसका बिल्कुल ऑपोजिट रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी वो वाला पैसा जो हमें रेकरिंग बेसिस पे रिसीव हो रहा है। रेकरिंग बेसिस पे कौन सा पैसा रिसीव होता है? सेल्स। जो हम सेल्स करता है बिजनेस, उसका पैसा डेली बेसिस पे रिसीव होता है। अच्छा, बिजनेस की कोई प्रॉपर्टी है जो बिजनेस ने रेंट पे दे रखी है, तो एवरी मंथ या फिर एक पर्टिकुलर पीरियड पे उसका हमें रेंट रिसीव होगा। बिजनेस की कोई इन्वेस्टमेंट है तो उसके ऊपर बिजनेस को इंटरेस्ट रिसीव होता है। कोई एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट करवाया हुआ बैंक में, जहां से बिजनेस को इंटरेस्ट रिसीव होता है। तो ये वाली रिसिप्ट जो रेकरिंग बेसिस पे रिसीव हो रही हैं, इनको बोला गया रेवेन्यू रिसिप्ट्स। और जो नॉन रेकरिंग बेसिस पे रिसिप्ट होती है या कभी कभी रिसीव होती हैं, उनको बोला गया कैपिटल रिसिप्ट्स। तो ये डिफरेंस था रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स में। रिसिप्ट पार्ट में इतना ही था। तो हमारी जो नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है वो है एक्सपेंडिचर। हमने अभी अभी रिसिप्ट्स कवर किया। रिसिप्ट्स का ऑपोजिट है एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट्स में हमने पढ़ा अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। यहां पर आएगा अमाउंट पेड और पेबल, यानी जो अमाउंट पे कर दिया या फिर जो पे करना है। ध्यान से सुनिए, किस लिए पे करना है? फॉर परचेज
ऑफ गुड्स और एक्वायरिंग ऑफ एसेट, यानी या तो आपने कोई एसेट खरीदी होगी या फिर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किए होंगे, तो उसके लिए जो आप अमाउंट पे कर रहे हो या फिर पे करना है उसका नाम रखा गया एक्सपेंडिचर। जैसे हमने रेवेन्यू को रिसीव्स को क्लासिफाई किया था इन कैपिटल रिसीव्स एंड रेवेन्यू रिसीव्स, एक्सपेंडिचर को भी क्लासिफाई किया गया है, पर यहां तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से तीन पार्ट्स हैं? एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, second one is revenue expenditure and the last one is deferred revenue expenditure. जैसे नाम से पता लग रहा है कि इसके अंदर भी रेवेन्यू वर्ड आया और इसके अंदर भी, हाँ ये दोनों आपस में कहीं रिलेट करता है, अभी मतलब समझेंगे इनका। पहले हम करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। कैपिटल एक्सपेंडिचर, याद करो कैपिटल रिसर्च में क्या पढ़ा? कैपिटल रिसर्च में हमने पढ़ा वो वाली रिसर्च जो हमें रेगुलर बेसिस पे नहीं होती, ऑर्डिनरी बिजनेस की एक्टिविटी नहीं है, कभी कभी रिसीव होने वाली रिसर्च है। सिमिलरली वो वाला एक्सपेंडिचर जो कभी कभी होने वाला है, डेली बेसिस पे नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, परचेज ऑफ एन एसेट, मैंने कोई एसेट परचेज कर ली। बिजनेस का काम डेली बेसिस पे एसेट्स परचेज करना थोड़ा है। लॉन्ग टर्म एसेट्स जो भी फिक्स एसेट्स है मेरी, नॉन करंट एसेट्स, उनको मैं डेली बेसिस पे परचेज नहीं करता। जो मैं डेली बेसिस पे एसेट्स परचेज करता हूं वो तो गुड्स होते हैं। यहां मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं नॉन करंट एसेट्स की बात कर रहा हूं, यानी परचेज ऑफ अ नॉन करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट्स में डेली बेसिस पे परचेज नहीं करता, कभी कभी एसेट खराब हो गई, परचेज करना पड़ा, तब परचेज कर लिया। तो कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जो कभी कभी होता है उसको बोला गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्कुल इसका ऑपोजिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी जो रेकरिंग बेसिस का है, जो रेकरिंग बेसिस पे यानी कि डेली बेसिस पे होने वाला एक्सपेंडिचर है। इसके एग्जांपल, सर हम परचेज करते हैं ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बेचने के लिए परचेज करता हूं मैं गुड्स को आगे बेचने के लिए, यानी कि परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसके अलावा अगर मान लो मेरे जो प्रेमाइसेस है, यानी मेरी जो बिजनेस है वो रेंट की प्रॉपर्टी पे काम कर रहा हूं मैं, तो उसका रेंट पे करना पड़ता है। अगर मैंने कोई लोन लिया हुआ है तो उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो ये सारे डेली बेसिस पे होने वाले खर्चे हैं, यानी एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद इन खर्चों को होना ही होना है। रेकरिंग बेसिस वाले खर्चे हैं तो इनको बोला गया रेवेन्यू रिसीव्स। ये भी हमारा एक तरीके का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट हम इसको डेफर कर देते हैं। डेफर का मतलब इसको हम आज काउंट ना करके ये बोलते हैं कि इसको हम आने वाले पीरियड में काउंट करेंगे। याद करो लास्ट क्लास में हमने एक चीज पढ़ी थी, आपको याद होगा, एसेट्स के अंदर फिक्टिशियस एसेट्स, और फिक्टिशियस एसेट्स के अंदर हमने एग्जांपल लिया था, वो आपने एक बड़ा सा शोरूम खोला ज्वेलरी वाला, जिसकी ओपनिंग के लिए हमने एक बड़ी एक्ट्रेस को बुलाया, तो जिसके ऊपर उस एक्ट्रेस ने हमसे 10 लाख रुपए का चेक ले लिया, और जो 10 लाख रुपए का चेक लिया वो हमने बोला था कि यार पहले दिन का खर्चा है, उस खर्चे को मैं आज अपने बुक्स में डालूंगा तो कमाऊंगा क्या, कमाया तो कुछ है नहीं। तो मैंने ये मान लिया था कि ये मेरा खर्चा नहीं है, एक्चुअल में मेरी एसेट बन गई। तो बेसिकली मैंने इस खर्चे को डेफर कर दिया फ्यूचर में कि इसका बेनिफिट मुझे आने वाले कई सालों तक मिलता रहेगा। तो इसी तरीके से देखो, डेफर का मतलब पोस्टपोन कर देना, कि उस खर्चे को मैं आगे आने वाले फ्यूचर में भी पोस्टपोन करूंगा। सपोज मेरा 10 लाख रुपए खर्चा हुआ एडवर्टाइजमेंट पे, ऑन द एस्टिमेटेड बेसिस मुझे लगता है कि यार इस एडवर्टाइजमेंट का जो मुझे बेनिफिट है आने वाले 10 सालों तक तो मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, एवरी ईयर इस खर्चे का 1 लाख काउंट करूंगा अपने लॉस में, मतलब अपने खर्चों में, कि यार मेरा इस साल का 1 लाख खर्चा है, 1 लाख को अगले साल काउंट करूंगा, 1 लाख को उसके अगले साल, ऐसे आने वाले 10 इयर्स तक मैं इस खर्चे को डेफर करता रहूंगा और 10th ईयर में खर्चा 0 हो जाएगा। तो ये है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट बहुत ज्यादा अमाउंट होने के चक्कर में मैंने इसको डेफर कर दिया, ये मान के कि इसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में भी मिलता रहेगा। तो हमने हमने रिसीव्स कवर कर लिया, हमने एक्सपेंडिचर्स को कवर कर लिया। आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म की ओर। तो हमारी नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है ट्रेड रिसीवेबल। इस टर्म का, इन वर्ड्स का मीनिंग समझेंगे तो ये बहुत आसान है। ट्रेड का मतलब क्या है? ट्रेड का मतलब है बिजनेस, जो मैं बिजनेस कर रहा हूं उसके लिए रिसीवेबल्स, यानी इस वर्ड का, इस टर्म का मीनिंग हुआ जो मुझे अमाउंट रिसीव करना है फ्रॉम द ट्रेड, यानी कि अमाउंट
रिसीवेबल फ्रॉम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। देखो इसका मीनिंग और अच्छे समझते हैं। जब मैं कोई भी प्रोडक्ट को सेल करता हूं तो जरूरी तो नहीं है, जैसे मान लो कि मैं इस पेन में डील करता हूं, जरूरी तो नहीं है कि इस पेन की जो सेल है वो हमेशा कैश में होती है। हो सकता है कि कोई कस्टमर ऐसा है जो मुझे आज पैसे ना देके कुछ टाइम बाद पैसे देता है, तो ऐसे लोगों को बोला जाता है ट्रेड रिसीवेबल्स। यानी जो मेरी ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, मेरे बिजनेस की, इस मार्कर को, पेन को सेल करना, तो इस पेन से जो अमाउंट रिसीव हो गया वो तो कैश हो गया। उसके अलावा जो अभी रिसीव नहीं हुआ, रिसीव होना है, उसको बोला जाता है रिसीवेबल। और रिसीवेबल अमाउंट का मतलब है कि मुझे अभी रिसीव होना है ये अमाउंट फ्रॉम माय ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ये वो वाला अमाउंट है जो मुझे बिजनेस के फ्रॉम कस्टमर ऑफ बिजनेस से रिसीव करना है। यानी बिजनेस के जो कस्टमर होंगे जो मुझे उनसे रिसीव करना है, ये वो अमाउंट है। इस अमाउंट को फर्दर यानी ट्रेड रिसीवेबल्स में दो चीजें आती हैं, इनको दो पार्ट्स में बांटा गया। जैसे फर्स्ट में बोल सकता हूं, यानी ट्रेड रिसीवेबल्स को दो पार्ट्स में बांटा गया। वन इज डेटर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डेटर, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। सेकंड इज बिल्स रिसीवेबल, ये भी एक तरीके के डेटर, ये अभी मीनिंग समझते हैं। डेटर्स का मतलब है मैंने जब गुड्स सोल्ड किए ऑन क्रेडिट, यानी कि जब गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट होता है। क्रेडिट का मतलब जब मैंने उधार पे गुड्स बेचे तो उसके लिए टर्म क्रिएट हो गई डेटर्स। यानी बिजनेस ने अपने गुड्स सोल्ड के लिए जिन लोगों से पैसा रिसीव करना है उनको बोला जाता है डेटर। ट्रेड रिसीवेबल्स डेटर का ही नाम है, बस ये डेटर्स का टेक्निकल नेम है। इसको और डिटेल में हम आगे आने वाले चैप्टर्स में समझेंगे। तो यानी कि ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब है बिजनेस में ट्रेड के बदले यानी ऑर्डिनरी एक्टिविटीज के बदले जिन लोगों से पैसा लेना है, दो पार्ट्स में बांटा गया, डेटर और बिल रिसीवेबल। दोनों बिल्कुल ही सेम चीज है, यानी जो पैसा इनसे लेना है वही पैसा इनसे भी लेना है। इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है बिल्स रिसीवेबल में। एक प्रोसेस होता है जो आगे वाले चैप्टर्स में हम समझेंगे। तो हमने अपने ट्रेड रिसीवेबल्स को खत्म कर लिया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। तो हमारी जो नेक्स्ट टर्म है वो है ट्रेड रिसीवेबल्स का बिल्कुल ऑपोजिट, व्हिच इज ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स का क्या मतलब है? ट्रेड पेबल्स का मतलब, जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स का जो मतलब था कि हमें जो ऑर्डिनरी कोर्स में बिजनेस के जो हमने गुड्स सोल्ड किया उनसे पैसा रिसीव करना है, कस्टमर से पैसा रिसीव करना है। अरे जो बिजनेस से गुड्स सोल्ड किए हैं वो किसी से खरीदे भी तो होंगे, यानी कि हमने जो सप्लायर्स होंगे उनसे खरीदा होगा। सो दिस इज द अमाउंट ड्यू टू सप्लायर ऑफ बिजनेस। यानी जो बिजनेस के सप्लायर्स है, मैं इस मार्कर को परचेज करता हूं, मैं भी ना उधार पे परचेज करता हूं और आगे बेचता हूं। तो जब मैंने उधार पे खरीदा है तो मुझे पैसे वापस भी तो करने हैं। तो जब मैं पैसे वापस नहीं करता तो क्रिएट हो जाते हैं ट्रेड पेबल्स। ध्यान से समझिए, ट्रेड पेबल्स इसके लिए क्रिएट हो सकते हैं। हो सकता है कि मेरी प्रोडक्शन एक्टिविटी हो, प्रोडक्शन एक्टिविटी का मतलब मैं इस मार्कर को असेंबल करके बना के बेचता हूं। तो अगर बनाता हूं तो मैं रॉ मटेरियल परचेज करता हूं। हो सकता है कि मैंने वो रॉ मटेरियल जो है उधार पे खरीदा हो, तो उनको भी जो अमाउंट ड्यू होगा वो ट्रेड पेबल्स ही बोला जाएगा। यानी कि अमाउंट ड्यू टू सप्लायर, अमाउंट पेबल टू सप्लायर ऑफ द बिजनेस। अच्छा, जैसे हमने ट्रेड रिसीवेबल्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, वैसे ही ट्रेड पेबल्स को भी दो पार्ट्स में बांटा गया, व्हिच इज क्रेडिटर्स। डेटर्स का बिल्कुल ऑपोजिट, क्रेडिटर्स का मतलब है अमाउंट ड्यू टू सप्लायर्स। सर यहां पर भी तो यही पढ़ा था, मैंने कब मना किया? ये भी वही चीज है, बस हमने इसको क्लासिफाई किया क्योंकि एक क्लासिफिकेशन इसकी है ट्रेड पेबल्स, वहां पर थी ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर थी ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर थी बिल्स रिसीवेबल, यहां पर है बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स का मतलब है अमाउंट ड्यू टू सप्लायर, जब मैंने उधार पे यानी कि जब मैंने क्रेडिट परचेजेस करी, गुड्स एंड सर्विस की क्रेडिट परचेज करी तो क्रिएट होगा क्रेडिटर।
उनका टेक्निकल नाम रखा गया बिल्स पेबल, यानी इन्हीं को चेंज करके बनाया जाता है बिल्स पेबल, जो अगेन हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल क्या होता है। ये हमारा पूरा प्रैक्टिकल चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज करके, जो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। तो ये हमने एक 13 टर्म पढ़ी थी अपनी ट्रेड रिसीवेबल्स, यहां पढ़ा ट्रेड पेबल्स। हमारी एक 15th टर्म जो इनसे जुड़ी हुई, बैड डेट्स। बैड डेट्स, डेट्स का मतलब है पैसा जो हमें लेना है, बैड हो गया यानी कि पैसा खराब हो गया। ये बैड डेट्स का मतलब है अमाउंट इररिकवरेबल या फिर अमाउंट इररिकवरेबल, वो वाला पैसा जो रिसीव नहीं होगा, ये है बैड डेट्स। देखो जब हर बिजनेस में ऐसा होता है कि जब मैं किसी को सेल करता हूं तो हो सकता है कि सेल उधार पे कर रहा हूं। डेफिनेटली अगर मुझे बिजनेस करना है तो उधार की भी जरूरत पड़ती है, मुझे उधार बेचना पड़ता है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। अब कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उधार बेच तो दिया, बट चांसेस तो नहीं है ना कि सारे पैसे मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ हमेशा चांसेस रहते हैं कि पैसा डूब जाएगा। भले मेरे को मिलेंगे सारे, बट स्टिल मैं सोच के चलता हूं कि यार नहीं, कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। तो जब वो नुकसान हो जाता है तो उसको बोला जाता है बैड डेट्स। यानी जब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि जब मुझे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए पैसा रिसीव करना है, सेल ऑफ गुड्स के लिए पैसा रिसीव करना है और कुछ पैसा उसमें से डूब जाए, तो उसको बोला जाता है बैड डेट्स। तो ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है, हम अकाउंट्स में पढ़ रहे हैं कि हम इन टर्म्स को क्या क्या नाम देंगे, कि पैसा डूब जाए तो उसको क्या बोला जाएगा, किसी से पैसा लेना है, हमने परचेज किया था उससे किसी को पैसा देना है तो उसको क्या बोला जाएगा, किसी से लेना है तो उसको क्या बोला जाएगा। तो ये सारी टर्म्स है। तो हमने 15 टर्म्स कवर कर लिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट टर्म की ओर। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट टर्म है इनकम। बहुत जरूरी है, बिजनेस किया ही इनकम के लिए जाता है। इनकम का मतलब है अमाउंट रिसीव्ड या फिर अमाउंट ओवर एक्सपेंसेस, यानी जो अपने एक्सपेंसेस से ओवर कमाया। यानी अगर मैं बोलूं जो मेरा रेवेन्यू था, रेवेन्यू का मतलब मेरे को टोटल जो रिसीव हुआ माइनस जो एक्सपेंसेस थे, एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया तो आ गया इनकम। बहुत सिंपल सा टर्म है। इनकम का मतलब है रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब जो मैंने ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटीज में या फिर रेंट इंटरेस्ट जो भी कमाया उसको रेवेन्यू बोला गया, माइनस कर दिया उसमें से एक्सपेंसेस को, तो जो मेरे पास बच गया ये एक्सपेंसेस क्या है, एक्सपेंसेस है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो खर्चे किए गए। जैसे मैंने अगर यहाँ पर गुड्स बेच के पैसा कमाया तो उन गुड्स को खरीदा भी किया होगा, तो बेसिकली वो माइनस कर दिया मैंने, तो नेट जो मैंने कमाया उसको इनकम बोला गया। इनकम वर्ड बहुत आसान है कि जो मैंने रेवेन्यू कमाया एक्सपेंसेस करके, जैसे मैंने अगर इस पेन से पैसा कमाया बेच के इसको, तो इसको खरीदा होगा तो एक्सपेंस माइनस कर दिया, रेवेन्यू सपोज मैंने 10 रुपए का जो था पेन बेचा, 8 रुपए का खरीदा था, सो 2 रुपीज इज माई इनकम। चलो ठीक है, ये एग्जांपल आपको समझ आ गया, बहुत आसान था। इसके ऊपर इतना स्ट्रेस आउट इसलिए कर रहा हूं मैं क्योंकि जो नेक्स्ट टर्म है विच इज प्रॉफिट, सर इनकम प्रॉफिट एक ही तो बात हुई, नहीं, डिफरेंस है। इनकम एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, इनकम एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। कैसे? इनकम के अंदर वो सारी इनकम इंक्लूड है, चाहे वो ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी से आ रही हो या अदर प्लेसेस से। अदर प्लेसेस कौन से हो सकते हैं? बिजनेस को चलो गुड्स ऑफ यानी कि सेल ऑफ गुड्स से तो पैसा आता ही आता है, उसके अलावा रेंट भी आता है, इंटरेस्ट भी आता है। तो ये सारी एक्टिविटीज इस इनकम में है, यानी इस रेवेन्यू के अंदर ये सारी एक्टिविटीज है। पर जब मैं प्रॉफिट की बात करता हूं तो वो सिर्फ और सिर्फ सेल से होने वाला है, यानी कि मेरी ऑर्डिनरी एक्टिविटी। यानी कि प्रॉफिट का मतलब है यानी प्रॉफिट ओनली फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर आप ये बोल सकते हो जो बिजनेस की ऑर्डिनरी एक्टिविटी से होने वाला प्रॉफिट है, होने वाली इनकम है, उसको सिर्फ प्रॉफिट बोला जाता है। तो इनकम एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, प्रॉफिट एक नैरो कॉन्सेप्ट है जो डील करता है सिर्फ और सिर्फ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से जो मुझे पैसा मिला है उससे। ये डील करता है टोटल जो पैसा मिला है, ठीक है। तो यहां पर हमने दो टर्म्स को और कवर कर लिया, एक इनकम और एक प्रॉफिट। हमारी जो नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के बारे में हम सब लोग अच्छे से जानते हैं, ये क्या होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, देखो नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाता हूं, ये किसी भी एसेट की वैल्यू के अंदर गिरावट होती है। मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूं फिर इसका मीनिंग समझाऊंगा। मैंने एक एसेट सपोज एक कार
या एक मशीनरी, कुछ भी हो सकता है, आज मैंने 1 लाख रुपीस की खरीदी है, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या 6 महीने के बाद मुझे उसका सेम प्राइस मिल जाएगा अगर मैं उसको मार्केट में बेचना चाहूं? नहीं सर, मान लो कि मुझे उसके 80,000 मिलेंगे, तो 6 मंथ्स के अंदर उसकी वैल्यू 20,000 डाउन हो गई ना। बस ये जो वैल्यू डाउन हुई है इसको बोला गया डेप्रिसिएशन। अब सर ये डाउन होने के रीजंस होते हैं अलग अलग, क्या क्या रीजन हो सकते हैं? रीजन हो सकते हैं कि सर देखो 6 महीने हो गए ना, यानी कि एक रीजन हो सकता है पासेज ऑफ टाइम। सर देखो 6 महीने में कुछ ना कुछ यूज भी तो हुई होगी, यानी एक रीजन हो सकता है यूजेज, और एक रीजन हो सकता है कि सर 6 महीने बाद सेम चीज की बेटर टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई होगी, यानी मुझे सेम प्राइस के अंदर बेटर टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, तो मैं उसको पुरानी चीज को सेम प्राइस देके क्यों खरीदूं? तो डेफिनेटली 3 रीजन, यानी डेप्रिसिएशन का मतलब हुआ लॉस इन वैल्यू ऑफ एसेट। अगर मेरी वैल्यू ऑफ एसेट के अंदर लॉस होता है तो उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ड्यू टू, यानी इसकी जो रीजन है, पहला रीजन ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर। वियर एंड टियर का मतलब है यूजेज, यानी ड्यू टू नॉर्मल यूजेज की वजह से जो हो रहा है। ड्यू टू पासेज ऑफ टाइम, यानी टाइम निकलने की वजह से। एंड ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, इसका वर्ड रखा गया ऑब्सोलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑब्सोलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी होने की वजह से जो मेरे लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट हुआ है उसको भी डेप्रिसिएशन बोला गया। तो हमने यहां पर 3 टर्म्स कवर कर लिए, 18 टर्म्स कंप्लीट हो चुके हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट टर्म की ओर। हाँ जी, तो हमारी नेक्स्ट टर्म है ड्राइंग्स। सर ड्राइंग्स का क्या मतलब है? क्या आर्ट वाली ड्राइंग है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ड्राइंग्स का मतलब है बिजनेस से विड्रॉ करना, विड्रॉ फॉर, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है ध्यान रखना, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। अगर हम और समझें, बिजनेस के रिसोर्सेज को, जो बिजनेस के पास रिसोर्सेज है उनको पर्सनल बेनिफिट के लिए, पर्सनल यूज के लिए निकाल लेना इज टर्म्ड एज ड्राइंग। एग्जांपल देखिए, बिजनेस के अंदर आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है, यानी पैसा लगाया हुआ है, बिजनेस के से पैसा निकाल के बाहर ले गए। देखो यहां पर प्रॉफिट नहीं बोल रहा, जैसे मान लो कि मेरा जो बिजनेस है उस बिजनेस ने अगर प्रॉफिट कमाया, अगर मैं प्रॉफिट को घर ले जाता हूं, वो मेरा ड्राइंग नहीं है। मैं कह रहा हूं मैंने कैपिटल इन्वेस्ट किया था, यानी बिजनेस को चलाने के लिए पैसा लगाया था 1 लाख रुपए, और इसमें से मैं 20,000 विड्रॉ करके ले गया, तो ये मेरी ड्राइंग है। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज होना चाहिए, यानी अगर मैंने बिजनेस के लिए यूज किया है तो वो ड्राइंग नहीं है। यानी अगर मैंने ड्राइंग करी है पर्सनल यूज के लिए, पैसा निकाला है पर्सनल यूज के लिए, तो वो ड्राइंग है। सर ड्राइंग क्या हमेशा पैसे में, यानी मॉनेटरी वैल्यू में हो सकती है, अमाउंट में हो सकती है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि ड्राइंग हमेशा कैश में हो, ड्राइंग काइंड में भी हो सकती है। सपोज मेरा पेन का बिजनेस है, मैंने इस पेन को निकाल के घर ले गया और घर पे पर्सनल यूज के लिए भी इस पेन को यूज कर रहा हूं, तो यानी मैंने बिजनेस से गुड्स विड्रॉ किए पर्सनल यूज के लिए, यानी गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। सो दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज ड्राइंग। तो हमारी नेक्स्ट टर्म है कॉस्ट। कॉस्ट को बोला जाता है लागत। लागत का क्या मतलब है? आप बिजनेस को चलाने के लिए कोई भी पैसा लगा रहे हो तो वो आपकी कॉस्ट है। किसी भी आर्टिकल को बेचने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए वो आपकी कॉस्ट है। सपोज मैंने अगर इसको बेचने के लिए खरीदा है तो जिस प्राइस पे खरीदा है वो इसकी कॉस्ट है। सो कॉस्ट मींस प्राइस पेड, और प्राइस पेड और एक्सपेंस इनकर्ड। ठीक है, कॉस्ट का बिल्कुल सिंपल सा मीनिंग है कि अगर मैंने कुछ लगाया है, कुछ कमाने के लिए कुछ लगाया है, तो जो लगाया है उसको कॉस्ट बोला गया, लागत इसको हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया मेरी टोटल कॉस्ट की बात कर रहा हूं कि मैंने मेरे टोटल बिजनेस को लगाने के लिए, जैसे मान लो कि मैंने मेरे बिजनेस को चलाने के लिए इतना पैसा लगाया, तो वो मेरे बिजनेस की कॉस्ट है। एक वर्ड है आपके पास जो आपकी नेक्स्ट टर्म भी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या मतलब है? देखो कॉस्ट का मतलब तो समझ आ गया, जो लगाया है, यहां पर भी वही मतलब है जो लगाया हुआ है,
ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि यहां पर मतलब यहां चेंज हो जाता है कि जो गुड्स मैं मार्केट में सोल्ड कर रहा हूं उनकी जो कॉस्ट है। जैसे सपोज मैंने अगर 1,00,000 रुपए का गुड्स सोल्ड किया, ये मेरी सेल्स है, तो इस सेल्स को मैंने कितने रुपए लगा के किया है। सपोज जो मेरा प्रोडक्शन था वो 60,000 का था, यानी मैंने 60,000 वाला गुड्स 1,00,000 में बेचा है, तो जो 40,000 है वो मैंने प्रॉफिट कमाया। सो दिस इज माई COGS, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आई होप आपको ये COGS और ड्राइंग्स और ये कॉस्ट तीनों वर्ड्स क्लियर हो गए हैं। हमने 21 टर्म्स क्लियर कर लिए हैं। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ी सी रह गई है बस। नेक्स्ट टर्म है डेबिट। मैं इसके साथ ही इसकी नेक्स्ट टर्म जो है हमारी 23rd टर्म जो होगी वो लिख देता हूं, वो है क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट एक्चुअल में आपकी पूरा अकाउंट से डेबिट क्रेडिट के चक्कर में घूमने वाला है। मैं आपके सामने एक परफॉर्मा बना रहा हूं, ये एक अकाउंट का परफॉर्मा है जो आगे जाके आप बनाने वाले हो, यानी इन्हीं अकाउंट्स के फॉर्मेट में आप काम करने वाले हो। अकाउंट्स की ये जो साइड है, ये साइड, इसको बोला जाता है डेबिट, एंड ये जो साइड है, इस साइड को ये बोला जाता है क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट का अभी आप इतना ही मतलब समझिए, बाकी इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है, यानी बेसिकली मैं बोल सकता हूं जब बिजनेस के अंदर कोई चीज आती है तो उसको डेबिट किया जाता है, जब बिजनेस से कोई चीज जाती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। अकाउंट के अंदर जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है वो डेबिट होती है, जो राइट हैंड साइड होती है वो क्रेडिट होती है। तो डेबिट क्रेडिट का अभी आप ये मीनिंग समझिए, बाकी हम एग्जैक्ट मीनिंग, टेक्निकल मीनिंग इसका समझेंगे आने वाले चैप्टर्स में। बेसिकली जब हम प्रैक्टिकल पार्ट अपना स्टार्ट करेंगे तब हमें इनका एग्जैक्ट मीनिंग समझ आएगा। नेक्स्ट चैप्टर में ही आ जाएगा, जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है, उसमें भी बहुत अच्छे समझ आएंगे हम इसको। तो अभी इसका यही मतलब है। इसके बाद जो हमारी अगली टर्म है वो है वाउचर। ये छोटी छोटी सी टर्म्स है। वाउचर, वाउचर का मतलब होता है डॉक्यूमेंट या फिर एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। कोई ट्रांजैक्शन हुई है, बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड हुई है, तो उसको हम चेक करने के लिए चेक करते हैं कि उसका वाउचर किस नंबर का है, कहां रिकॉर्ड हुआ है। तो वाउचर बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर उस ट्रांजैक्शंस के बारे में लिखा होता है। इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं कैश मेमो, बिल, यानी जो भी हमने कैश में खर्चे किए, बिल्स यानी उधार में, या फिर हमने डेबिट क्रेडिट के लिए खर्चे किए, जो भी हमने खर्चे किए या जो भी हमने ट्रांजैक्शन करी है, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए क्रिएट किया जाता है वाउचर। एक एविडेंस होता है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है वाउचर, जो हम रिकॉर्ड करते हैं और हमें फ्यूचर में ईज हो जाता है, यानी कि हम कभी भी किसी ट्रांजैक्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो हम उसका वाउचर देख लेते हैं। तो ये हमने 24 टर्म्स क्लियर कर ली। ओके, नेक्स्ट टर्म करते हैं। हमारी जो नेक्स्ट टर्म है वो है गेन। गेन का क्या मतलब है? गेन का मतलब है प्रॉफिट। अरे सर, प्रॉफिट तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखो, गेन का मतलब है ओनर को जब प्रॉफिट होता है, यानी बिजनेस को जब प्रॉफिट होता है फ्रॉम नॉट ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, यानी कि ऐसी एक्टिविटीज से जो कभी कभी होती है। जैसे देखो, सपोज कोई सेल ऑफ एसेट्स करके, सपोज मेरी एक पुरानी एसेट्स थी, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। एक एसेट है 1,00,000 की, जिसको मैंने 5 इयर्स यूज कर लिया, जिसको अगर आज मैं बेचने जाऊं तो उस एसेट के मुझे 30,000 रुपीज मिलेंगे बस, यानी 5 ईयर यूज करने के बाद। उसकी मार्केट वैल्यू आज इतनी है, बट मैंने एक्चुअल में उसको सोल्ड कर दिया 40,000 का। तो मैंने 30,000, देखो जो बची थी, 1,00,000 रुपए की मशीनरी यूज कर करके 30,000 की बची थी, ठीक है, उसको मैंने 40,000 का बेच दिया, तो 10,000 का जो मुझे प्रॉफिट हुआ वो गेन बोला गया। वो रेगुलर बेसिस पे तो नहीं होता, कभी कभी होने वाला प्रॉफिट है, तो उसको जो है वो गेन बोला गया। तो ये था हमारा नेक्स्ट टर्म। इसके अलावा नेक्स्ट टर्म है हमारा डिस्काउंट। अरे अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अकाउंट्स बना रहे हो, यानी डीलिंग कर रहे हो, तो आपको डिस्काउंट तो पढ़ना ही पड़ेगा। डिस्काउंट का मतलब है जो हम कस्टमर्स को अपने जो गुड्स का प्राइस है उसमें रिबेट दे देते हैं, छूट दे देते हैं थोड़ी सी, ठीक है। यानी डिस्काउंट का मतलब जो हम प्राइस को कम करके बेचते हैं। डिस्काउंट को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। एक बोला गया कैश डिस्काउंट और एक बोला गया ट्रेड डिस्काउंट। जब आप मार्केट में कोई चीज परचेज करने जाते हैं और दुकानों के बाहर लिखा होता है 50% ऑफ, 30% ऑफ, तो वो डिस्काउंट है ट्रेड डिस्काउंट। यानी जो हम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में सबको देते हैं वो है ट्रेड डिस्काउंट। और जो डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ कैश सेल्स पे दिया जाता है, और वो भी
कुछ स्पेसिफिक लोगों को, यानी जो मुझे कैश में पेमेंट करेगा, जल्दी पेमेंट करेगा, उनको मैं दूंगा कैश डिस्काउंट। तो ये दोनों डिस्काउंट ये जो है सबको मिलेगा, ये कुछ लोगों को मिलेगा जो मुझे कैश में पेमेंट करेंगे और जल्दी पेमेंट करेंगे। हमारी जो लास्ट टर्म है वो है बैलेंस शीट। क्या है बैलेंस शीट? बैलेंस शीट को बेसिकली बिजनेस की पोजीशन स्टेटमेंट बोला जाता है, यानी बिजनेस की पोजीशन स्टेटमेंट। बैलेंस शीट को देख के पता लगता है कि हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है, यानी हमारे पास कितनी एसेट्स हैं, यानी कितनी प्रॉपर्टीज हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, यानी कितने कर्जे हैं। तो हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर देख के बिजनेस की एसेट्स के बारे में पता लगता है। देखो, एसेट्स का मतलब बिजनेस की प्रॉपर्टीज या फिर कैश भी आ गया इसमें, क्योंकि वो भी इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए फ्यूचर में बहुत सारी चीजें आ गई। उसके अलावा कर्जे। तो अगर हम ये देखें कि हमारे पास एसेट्स ज्यादा है, लायबिलिटीज कम है, तो बिजनेस की पोजीशन अच्छी है। एसेट्स कम है, लायबिलिटीज ज्यादा है, पोजीशन बेकार है, बिजनेस कर्जे में है। तो ये थी हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो आज हमने खत्म कर ली है। तो आज की इस वीडियो में हमने अपना बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। जो भी रेलेवेंट टर्म्स थी आप लोगों के लिए मैंने आपको सारी बता दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें या फिर मुझे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।